वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम ग्रेविटेशन का दूसरा लेक्चर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण, बोले तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने ग्रेविटेशन के पहले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन का जो लॉ था वो क्लियर किया था और उससे बनने वाले सारे क्वेश्चन क्लियर किए थे। आज हम जो नया टॉपिक है इसका ग्रेविटेशन का है, जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि अब तक हमने दो प्रकार के एक्सीलरेशन पढ़े थे। एक तो पढ़ा था किसमें, एक पढ़ा था वन डायमेंशन मोशन में, बोले तो मोशन वाले चैप्टर में जो पढ़ा था हमने केवल त्वरण। क्या पढ़ा था? त्वरण, बोले तो एक्सीलरेशन। उसके बाद सर्कुलर मोशन में हमने एक और त्वरण पढ़ा था, वो पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बोले तो अभिकेंद्रीय त्वरण। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये देखते हैं ये होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं आज, ये होता क्या है। तो सबसे पहले इसका एक नोट पॉइंट है कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से। आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा कि इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं कि इसके बनने वाले क्वेश्चन की, इससे बनने वाले क्वेश्चन की। सबसे पहले अभी एक एक एग्जाम्पल से एक एक क्वेश्चन को फोड़ूंगा, याद रखना। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और किस जगह कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये बताऊंगा। देखो, सबसे पहले कभी कभी इसकी वैल्यू पूछ लेता है, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है। स्मॉल जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण और स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन याद रखना, कभी कभी न्यूमेरिकल में 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे देता है। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अगर उसने न्यूमेरिकल में दिया है तभी रखना है, अन्यथा वैल्यू रखनी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात करें गुरुत्वीय त्वरण की यूनिट की तो यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम इस यहीं से सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो मीटर का हो जाता है सेंटीमीटर और सेकंड का सीजीएस सेकंड ही रहता है, तो सीजीएस इसका बनेगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हिंदी लिखना चाहो तो लिख लेना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो, मैं अगर यहीं से इसकी डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं, बोले तो विमा की, इसकी विमा क्या होगी, तो विमा अब तो आप निकालना सीख गए होंगे कि विमा क्या होती है। देखो, ऊपर किसका मात्रक है, लंबाई का क्या है, मीटर, तो लंबाई के लिए L1, नीचे क्या है समय t, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो L1 t⁻⁻2, ये इसकी क्या निकलेगी, विमा। एक बात नोट पॉइंट यहां से क्लियर है, यहां से एक नोट पॉइंट तो क्लियर है कि जो गुरुत्वीय त्वरण की विमा है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा है वो किसके बराबर है, त्वरण के बराबर है, त्वरण की विमा के बराबर है। गुरुत्वीय त्वरण की विमा त्वरण की विमा के बराबर होती है। दिख रही है कि नहीं दिख रही, त्वरण की विमा के बराबर होती है। अगर मैं यहीं से इसकी राशि की बात करूं कि राशि कैसी है, तो राशि भी नोट कर लेना, ये राशि है सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। ये तो हो गई इसकी बेसिक सी बात, ये तो हो गई इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन स्मॉल जी के बारे में। ये तो हो गई इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1 t⁻⁻2। नोट पॉइंट ये है कि गुरुत्वीय त्वरण की विमा इसमें यानी कि त्वरण की विमा के बराबर होती है। ये इसकी होगी बेसिक सी बात। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले पर, अब चलते हैं इसके फॉर्मूले पर। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको कल के लेक्चर में एक चीज पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, एक चीज पढ़ाई थी। वहां पर मैंने एक नियम दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर, यही दिया था, यही दिया था। अब देखो हम ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं। हमने माना ये एक पृथ्वी है, ये एक पृथ्वी है, क्या है, एक पृथ्वी बोले तो एक अर्थ है, क्या है, अर्थ है। इतना क्लियर। अर्थ का ये सेंटर है, अर्थ का ये सेंटर है। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मान लो मैं इसे पृथ्वी ना, एक गोला है, ये एक गोला है और गोला का ये सेंटर है और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या। क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या। तो जो अर्थ है इसका ये सेंटर है और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। हम इसकी त्रिज्या ले रहे हैं कैपिटल आर ई, हमने इसकी त्रिज्या ले ली कैपिटल आर ई। अब तुम कह रहे हो सर आर ई का मतलब क्या है, ई फॉर अर्थ, ई फॉर अर्थ बोले तो पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। अच्छा, मैंने इस पृथ्वी का मास ले लिया कैपिटल एम ई, एम ई फॉर अर्थ, किसका मास, अर्थ का, किसका मास, अर्थ का, एम ई फॉर अर्थ का मास। अब यहां से यहां तक की दूरी इसकी आर ई हो गई, बोले तो त्रिज्या हो गई, इसका द्रव्यमान हो गया कैपिटल एम ई। यहाँ पे इसका दूसरा एक पिंड है, यहाँ पे इसके ऊपर एक दूसरा पिंड है जिसका मास है स्मॉल एम, कितना है, स्मॉल एम, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी इसकी क्या है, कैपिटल आर ई, क्या है, कैपिटल आर ई, क्योंकि इसके सेंटर से इसके पूरे गोले तक के सेंटर की दूरी इसकी त्रिज्या हो गई स्मॉल एम वाले पिंड की। इतना क्लियर। अब देखो, अब मैं इसके फॉर्मूले को बनाऊं तो F बराबर कैपिटल G, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल M, M1 की जगह, M2 की जगह दूसरे गोले का मास स्मॉल m अपॉन R की जगह दोनों की RE है तो RE का स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर। अब देखो, क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूं, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखो, मुझे एक बात बताइए कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता क्या है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि बल होता क्या है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा एक्सीलरेशन, मास गुणा एक्सीलरेशन, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ना कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एफ बराबर एम ए को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं कहते हैं, क्योंकि ये एक न्यूटन का कथन था, एक स्टेटमेंट था जो हर जगह अप्लाई नहीं होता है। अप्लाई कहाँ होता है, जब मास कांस्टेंट होता है, जब मास कांस्टेंट होता है। जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि एलएनएम कराया था, तब इस फॉर्मूले को अच्छे से मैंने आपको बताया था। ये कथन होता है तो क्यों होता है, प्रूफ करके बताया था। तो हम इसको बल मानते हैं कि द्रव्यमान और एक्सीलरेशन के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इतना क्लियर। अब देखो, इसमें मुझे एक बात बताइए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो त्वरण क्या ये वाला काम में लेंगे, नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे, स्मॉल जी। कौन सा लेंगे, स्मॉल जी काम में लेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मैं इस एफ की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख सकता हूं, इस एफ की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो देखो, एफ की जगह रखो एम जी बराबर कैपिटल जी स्मॉल एम, कैपिटल एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। मैं यहाँ से जी की वैल्यू निकालूं, कैपिटल जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम बट्टे स्मॉल एम, ये गुणा वाली भाग में पहुंच गई, आर ई का स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, तो स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये निकल आया ग्रेविटी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ये निकल आया ग्रेविटी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, बोले तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला। लेकिन कब, लेकिन किस कंडीशन में, फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये नहीं अभी मैंने बताया कि ये कब फॉर्मूला लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा। अभी इसका फॉर्मूला एक और निकाल के दिखाऊंगा, एक और निकाल के दिखाऊंगा, वो भी फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन होती है और इस फॉर्मूले की भी एक कंडीशन होती है। ये जब अप्लाई होगा, ये जब अप्लाई होगा जब पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हो, पृथ्वी की त्रिज्या दी हो और ग्रेविटी एक्सीलरेशन पूछ ले, या फिर तुमसे यहां से एक कंसेप्ट बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, अगर इसका पृथ्वी का द्रव्यमान बोले तो एम ई को कांस्टेंट कर दे, कांस्टेंट कर दे, बोले तो नियत कर दे, बोले तो नियत कर दे, तो स्मॉल जी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ई स्क्वायर होगा, बोले तो इसके बराबर होगा। अगर मैं
पृथ्वी का द्रव्यमान को कांस्टेंट रखूं और पृथ्वी की त्रिज्या को बढ़ाऊं तो जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन होगा वो घटेगा, बिल्कुल घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि हमने मास को कांस्टेंट रखा है, मास से कोई लेना देना नहीं है, और कैपिटल जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। तो जी इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/r ई स्क्वायर के होगा। अगर हम r को बढ़ाएंगे तो जो स्मॉल g है वो घटेगा। अगर मैं बोलूं r e को घटाऊं, बोले तो पृथ्वी की त्रिज्या को घटाऊं, तो स्मॉल g क्या होगा? बढ़ेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ से, ये कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ से। यानी कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा जब पृथ्वी का मास कांस्टेंट हो, बोले तो द्रव्यमान नियत हो। किसका? पृथ्वी का द्रव्यमान नियत हो तो जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब देखो, कभी कभी आपसे इससे एक और फॉर्मूला पूछ लेता है। मान लो ये ना पूछ के, ये वाला फॉर्मूला ना पूछ के आपसे पूछ ले घनत्व के रूप में त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बताइए। घनत्व के रूप में गुरुत्वीय त्वरण बताइए। घनत्व के रूप में गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? घनत्व के रूप में गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? अब देखो, ये वाला तो हो जाएगा कब? जब द्रव्यमान नियत हो, द्रव्यमान कांस्टेंट हो पृथ्वी का, तो हम लगा देंगे स्मॉल g बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन कैपिटल आर ई का स्क्वायर। लेकिन अगर द्रव्यमान नियत ना दिया हो, उसने घनत्व बोल दिया हो, तो क्या करेंगे? तो देखो, घनत्व हमारा फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला होता है स्मॉल g बराबर, अभी निकाला है कैपिटल जी कैपिटल ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। इतना निकाला है, अभी निकाला है कि नहीं? अब देखो, इतना याद रखना। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें घनत्व के रूप में चाहिए, तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे वेलोसिटी, मास बट्टे वेलोसिटी। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे वेग। इतना क्लियर। लेकिन हम इस पृथ्वी को एक गोला मान रहे हैं, जिससे सेंटर से परिधि तक की त्रिज्या कहलाती है। लेकिन एक गोले का आयतन मुझे बताइए, एक गोले का वॉल्यूम कितना होता है? गोले का वॉल्यूम हाई स्कूल के चैप्टर में जो तुमने गोला वाला चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में, गोला वाला सर्कल वाला, उसमें आपने पढ़ा होगा। उसमें कई प्रकार के आयतन या क्षेत्रफल बताए जाते हैं। गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल, वेलन का आयतन, वेलन का क्षेत्रफल, वेलन का वक्रपृष्ठ। लेकिन यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ, जब पृथ्वी को एक सर्कल मान रहे हैं तो इस एक सर्कल का आयतन कितना होता है? बोले तो वॉल्यूम कितना होता है? तो गोले का जो वॉल्यूम होता है वो v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। क्या मैं यहाँ पे v की वैल्यू रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। रो बराबर m द्रव्यमान बट्टे v की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। v की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अब देखिए, मैं यहाँ से m निकाल लेता हूँ, तो रो मल्टीप्लाई 4/3 भाग में गुणा में आगे पाई आर क्यूब बराबर क्या निकला? m निकला। इतना क्लियर हुआ? m निकला, इतना क्लियर हुआ। क्या मैं इस m की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ? m की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ। भाई ये भी तो एक पृथ्वी है, इसकी भी तो हमने पृथ्वी मानी, पृथ्वी का ही द्रव्यमान है, तो इसका m की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ। बिल्कुल रख सकता हूँ। स्मॉल g बराबर कैपिटल जी इंटू रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब ई यहां पर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या है। बिल्कुल होगा। अब देखो, क्या स्क्वायर से क्यू एक बचेगी, ऊपर आर एक बचेगी कि नहीं बचेगी? कैंसिल हुआ। तो जी बराबर जी रो 4/3 आगे निकलो पाई और आर ई। इतना हुआ। मैं इसको शुद्ध में लिख सकता हूं, जी बराबर 4/3 पाई आर रो जी। ये निकलेगा घनत्व के रूप में।
ये निकलेगा घनत्व के रूप में इसका फॉर्मूला। अगर द्रव्यमान कांस्टेंट बोले तो ये लगा देना, अगर घनत्व के रूप में बोले तो ये लगा देना। अगर घनत्व के रूप में पूछ ले और त्रिज्या और स्मॉल जी में रिलेशन पूछ ले, जब घनत्व की बात बोली हो तो यहाँ से जो रिलेशन निकलता है त्रिज्या और जी में, तो जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है यहाँ पर कैपिटल आर ई के। कब? जब घनत्व की बात बोली हो, रो की बात बोली हो, तब स्मॉल जी और त्रिज्या में जो संबंध होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आर ई का होता है। लेकिन जब मास कांस्टेंट दिया हो तो जी और आर ई में जो रिलेशन होता है वो ये वाला होता है, और ये यहाँ पर जब घनत्व बोला हो तो ये वाला होता है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे कि कब कौन सा लगेगा, और जब द्रव्यमान नियत हो तो कौन सा लगेगा, घनत्व की बात बोली हो तो कौन सा लगेगा। अब देखो, जब आपको घनत्व की बात बोले तो एक बार और समझ लो कि क्या होता है। देखो, हमने घनत्व के रूप में इतना तो निकाल लिया, इतना निकाल लिया, यहां तक समझ में आया। देखो, ये वाला फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कल। ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम था, मैंने आपको बताया था कि किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। नियम क्या दिया था? नियम ये दिया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के गुणनफल के तो समानुपाती, दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दोनों समीकरण को संयुक्त रखने पर एक फॉर्म बनाई थी, और वहां से प्रोपोर्शनल साइन को हटाने पर एक कैपिटल जी नियतांक लगाया था। इतना यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद हमने यही फॉर्मूला, यहाँ आर की जगह इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, वो रख दिया है। इसकी m1 की जगह इसका मास रख दिया है, और m2 की जगह दूसरे पिंड का मास स्मॉल m रख दिया है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो त्वरण होता है वो कौन सा त्वरण काम में लेते हैं, स्मॉल जी। तो F बराबर एम जी, F बराबर एम जी हमने F की जगह रख दिया। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, जी बराबर निकाल लिया, इतना निकल आया। अब देखो, ये फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा कब, जब द्रव्यमान नियत हो, द्रव्यमान कांस्टेंट दी हो, तो जो स्मॉल जी होता है वो प्रोपोर्शनल 1/r के स्क्वायर के होता है। लेकिन अगर यहीं पे द्रव्यमान की बात घनत्व की बात बोल दे तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे वेलोसिटी, द्रव्यमान बट्टे वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसकी, गोले की जो द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो जो गोले का आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वो हमने रख दिया। ये भाग में इधर गुणा में आ गया, तो हमारी कैपिटल एम ई की वैल्यू निकल आई। हमने एम ई की वैल्यू यहाँ पे रख दी, सॉल्व करके इतना निकल आया। ये कब हुआ, जब घनत्व की बात बोले तो स्मॉल जी और कैपिटल आर ई में जो संबंध होता है वो ये वाला होता है। अगर हम घनत्व की बात बोले और आर ई को बढ़ाए तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाए तो ये भी घटेगा। ये बात थी, समझ में आया? समझ में आया कहानी स्मॉल जी की? ये होती है स्मॉल जी की कहानी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, या यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है अनुपात वाला, कि जो स्मॉल जी है वो रो के भी समानुपाती है, रो के भी समानुपाती है, यानी कि G1 बट्टे G2 बराबर रो1 बट्टे रो2। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसके परिवर्तन की तरफ, यानी कि इसके मान में चेंज कैसे कैसे आता है, चेंज देखते हैं इसके मान में चेंज कैसे आता है। तो इतना क्लियर हुआ, नोट हुआ, करो साहब। अब देखो, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इसके मान में चेंज। ऊंचाई के कारण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन
किसके कारण निकालना है? ऊंचाई के कारण। किसके कारण? ऊंचाई के कारण। किसके कारण? ऊंचाई के कारण। अब देखो ऊंचाई के कारण कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एक पृथ्वी ले ली हमने। क्या ले ली? एक पृथ्वी ले ली। पृथ्वी का मास मान लिया कैपिटल एम ही है। क्या है? कैपिटल एम ही है। अब देखो पृथ्वी का सेंटर ये है, पृथ्वी का सेंटर ये है, सेंटर से ये पर्दे तक की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अब इसकी एच हाइट पर, इसकी एच हाइट पर हमने मान लिया, एच हाइट पर अभी मत मानो, फिर आपको समझने में कंफ्यूजन होगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो हमने यहाँ तक का इसका फॉर्मूला, अगर बल का फॉर्मूला निकालें तो वो फॉर्मूला हमारा सिंपल सा होगा, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर पृथ्वी के लिए निकालें तो कैपिटल जी m1 की जगह क्या लगा लेंगे? कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m और आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर। ये निकाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो सॉरी, अब यहां से मैं बात करूं, F बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा एक्सीलरेशन, मास गुणा एक्सीलरेशन। लेकिन हम यहाँ पे जो एक्सीलरेशन काम में लेते हैं कौन सा लेते हैं? mg। कौन सा लेते हैं? mg। अगर हम इस F की वैल्यू, इस F की वैल्यू में यहाँ पे रख दूं तो mg बराबर कितना निकलेगा? कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर ई का उसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे डालो, ना कि यहाँ पे। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर? अब देखो हमें निकालना किसके कारण है? हाइट के कारण। हमने मान लिया कि इसकी h ऊंचाई पर एक बिंदु है P, h ऊंचाई पर एक बिंदु है P जिसकी हाइट है h, जिसकी हाइट है h। इतना क्लियर? अब हम इसके कारण बल निकालेंगे। हाइट ऐड होगी इसमें कि नहीं होगी? हम हाइट के कारण निकालें तो ऐड जरूर होगी। अब देखो हाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं सेकंड स्टेप बनाऊं तो अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग अगर इसका बल निकालें तो F बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम ई स्मॉल m। यहाँ तक तो इतना ही रहेगा। मास m1 की जगह कैपिटल एम ई, m2 की जगह स्मॉल m अपॉन आर ई। अब यहाँ पे बात आती है, मुझे बताइए यहाँ पे हाइट जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी। क्यों जुड़ेगी? मैंने बोला कि स्मॉल आर ई का होल स्क्वायर होता है, लेकिन मैं आर ई प्लस इसमें हाइट भी ऐड करूंगा और उसका करूंगा पूरी का होल स्क्वायर। क्यों? आपका एक डाउट होगा यहाँ पर। क्या डाउट होगा? कि सर एच को जोड़ा ही क्यों, घटाया क्यों नहीं? एच को जोड़ा ही क्यों, घटाया क्यों नहीं? उस डाउट को भी क्लियर करूंगा, अभी करूंगा, और उस डाउट को आगे भी फोड़ूंगा। क्योंकि जो स्मॉल जी के मान में, जब पृथ्वी तल के कारण मान में परिवर्तन बताऊंगा ना तब बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए, यह पृथ्वी की भूमध्य रेखा होती है, बीच वाली भूमध्य रेखा होती है, बोले तो विषुवत रेखा भी कहते हैं। अगर विषुवत रेखा से हम ध्रुव की ओर चलते हैं, ध्रुव की ओर चलते हैं तो स्मॉल जी का मान बढ़ता है, स्मॉल जी का मान बढ़ता है। अगर जब स्मॉल जी का मान ध्रुव की ओर चलने पर बढ़ेगा तो मेरे बच्चा बढ़ेगा कब? जब हम स्मॉल जी का मान प्लस करेंगे, बोले तो यहां से इस तरफ, यहां से ऊपर की ओर करेंगे तो बढ़ेगा मान। और बढ़ेगा कब? जब प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तभी तो बढ़ेगा। अगर हम नीचे की ओर चलते तो स्मॉल जी का मान घटता है, और घटता कब? जब माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जोड़ा ही क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलने पर स्मॉल जी का मान बढ़ता है, और बढ़ेगा तो मैं प्लस करूंगा। और होल स्क्वायर पहले से ही फॉर्मूला में होता है तो मैंने पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। इतना क्लियर? अब देखो F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणा एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पर एक्सीलरेशन कौन सा लेते हैं? स्मॉल जी। कौन सा लेते हैं? स्मॉल जी। इस F की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो mg, यहाँ पर हमने mg यहाँ पर भी माना है, mg यहाँ पर माना है, हम यहाँ पर mg डैश मान लेते हैं, mg डैश मान लेते हैं। mg डैश क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें परिवर्तन निकालना है, इसके मान में चेंज निकालना है कि g से कितना चेंज हुआ। हमने माना कि g से g डैश चेंज हुआ, g से g डैश चेंज हुआ, तो हमने g डैश मान लिया। और कितना हुआ? f की जगह mg डैश रख दिया। कितना? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने दोनों इक्वेशन को बना लिया, पृथ्वी के कारण भी और h हाइट के कारण भी। इतना क्लियर? अब देखो, अब देखो
इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, यानी कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर। अब देखो समीकरण 2 क्या है, ये एम जी सेम साइड में देंगे एम जी डैश, और इसका क्या है बटे एम जी बराबर एम जी डैश की वैल्यू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन इसकी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इतना क्लियर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जी डैश अपॉन जी बराबर ये ऊपर पहुंच जाएगा आर ई का होल स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इतना क्लियर। अब देखो जी उधर पहुंचा दो, ये किस में है भाग में, उधर किस में पहुंच जाएगी गुणा में, तो जी डैश बराबर आर ई स्क्वायर, ये भाग के किस में गुणा में जी अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। आर को नीचे लेके आऊंगा तो जी डैश बराबर ऊपर बचेगा जी, ये इसके बट्टे में आर ई आ जाएगी तो कट के एक बचेगा, फिर इसके बट्टे में आ जाएगी एच अपॉन आर ई और होल स्क्वायर पूरे का। यही होता है हाइट के कारण, ऊंचाई के कारण जी में परिवर्तन। ऊंचाई के कारण जी में परिवर्तन कितना निकला, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। लिखाने को डायरेक्ट निकाल सकता था, लेकिन मैंने आपको प्रूव करके दिया है कि कैसे निकालते हैं, कैसे इसको समझते हैं। ऊंचाई के कारण जी के मान में परिवर्तन कितना होता है, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। पूरा प्रूव करके दिया है, दोनों इक्वेशन बनाई है मैंने, उसके बाद सिद्ध किया है कि कितना होता है जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया होगा। कैसे, दोबारा समझ लो। सबसे पहले पृथ्वी के कारण हमने बल लिया। सबसे पहले बल का फॉर्मूला जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो ये होता है, लेकिन पृथ्वी के कारण m1 की जगह कैपिटल एम ही लेते हैं, m2 की जगह स्मॉल एम लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या लेते हैं कैपिटल आर ई, उसके रहे तो स्केल लगा दिया। द्रव्यमान गुणा त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं, इतना तो आपको पता ही है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो त्वरण होता है वो स्मॉल जी काम में लेते हैं। कौन सा, स्मॉल जी काम में लेते हैं, तो हमने स्मॉल जी ले लिया। एफ की वैल्यू इस समीकरण में रख दी, एफ की जगह एम जी रख दिया, सेम वही लिख दिया इक्वेशन नंबर सेकंड फर्स्ट। अब हम एच हाइट के कारण निकालेंगे, एच ऊंचाई के कारण निकालेंगे, तो एफ बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम बट्टे एच ऊंचाई के कारण निकालना है तो वो भी हाइट ऐड होगी। ऐड क्या होगी, क्योंकि ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ता है, और बढ़ेगा कब, जब प्लस करेंगे, तो आर ई प्लस एच और पूरी का होल स्क्वायर। एफ बराबर एम होता है, एम ए की जगह यहाँ पे जी लेते हैं, और ऊंचाई के कारण परिवर्तन निकाल रहे हैं तो जी की जगह हमने जी डैश ले लिया। ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, जी डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। इक्वेशन नंबर सेकंड और डिवाइड बाई फर्स्ट कर दिया, हमारा क्वेश्चन निकल आया सॉल्व होके। ये होती है इसकी फॉर्मूला, किसके कारण, ऊंचाई के कारण जी में परिवर्तन। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी जी के मान में परिवर्तन और पढ़ेंगे। पृथ्वी तल के कारण जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी तल के कारण जी के मान में परिवर्तन। नोट हुआ, हटा दो। देखो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी तल के कारण जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी तल के कारण जी के मान में परिवर्तन। अब देखो, पृथ्वी तल के कारण हम जी के मान में परिवर्तन निकाल लें। मान लो ये एक पृथ्वी है, मान लो ये एक पृथ्वी है, ठीक है। हमने मान लिया ये क्या है, एक पृथ्वी है, ठीक है। अब देखो, ये क्या है, एक पृथ्वी है। पृथ्वी की ये जो कौन सी रेखा होती है और ये कौन सी होती है, इतना देखो,
ये जो रेखा होती है ये क्या है, अर्थ, क्या है, अर्थ, अर्थ बोले तो पृथ्वी, अर्थ बोले तो पृथ्वी। इसकी ये जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा होती है, क्या होती है, भूमध्य रेखा, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इतना क्लियर। अब देखो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, बोले तो केंद्र है, बोले तो केंद्र है। ये इसका ध्रुव होता है, ध्रुव बोले तो पोल होता है, ध्रुव बोले तो पोल होता है। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखना सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान। यानी कि तुमसे पूछ ले भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान कितना होता है, भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान कितना होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद करने वाले हैं, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, उसमें कोई थ्योरी नहीं है जिसमें मैं तुम्हें सिद्ध करके दिखाऊं। ये इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, यानी कि इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है। तो तुमसे पूछ ले भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो वो होता है शून्य। कितना होता है, शून्य, बोले तो 0 होता है। किस पे, भूमध्य रेखा पे। अगर अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ ले भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर चलने पर, ध्रुव की ओर चलने पर, चलने पर स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान। तो हमेशा याद रखना, अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे तो जो स्मॉल जी होगा वो बढ़ेगा। कैसे, अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे तो स्मॉल जी क्या होगा, बढ़ेगा। स्मॉल जी क्या होगा, बढ़ेगा, बोले तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछ ले भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से नीचे की ओर चलने पर, नीचे की ओर, नीचे की ओर चलने पर स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान हमेशा याद रखना घटेगा, हमेशा याद रखना घटेगा। नीचे की ओर चलेंगे तो घटेगा, ऊपर की ओर चलेंगे तो बढ़ेगा। लेकिन अगला पॉइंट है घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण स्मॉल जी का मान, का मान घटेगा, बोले तो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अगर अगला पूछ ले पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, बंद कर दे, तब स्मॉल जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, बोले तो बढ़ेगा। ये जो 4-5 क्वेश्चन हैं ये आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, इनको हमको डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे। इन 5 क्वेश्चन को डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले PYQ क्वेश्चन है, बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इन 5 क्वेश्चनों को तुम्हें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। इनका कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, इनका कोई डेरिवेशन नहीं है जिसे मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊं। इन्हें तो आपको याद रखना पड़ेगा, बोले तो याद रखना पड़ेगा। याद करने में क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर स्मॉल जी का मान कितना होता है, 0 होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलेंगे तो स्मॉल जी बढ़ेगा,
भूमध्य रेखा से नीचे की ओर चलेंगे तो स्मॉल जी घटेगा। भूमध्य रेखा और स्मॉल जी, बात करें घूर्णन गति की, घूर्णन गति के कारण जी का मान घटता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे, बोले तो घूमना बंद कर दे, तो जो स्मॉल जी होता है वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और ऊंचाई के कारण स्मॉल जी के मान में परिवर्तन आया होगा। स्मॉल जी होता क्या है? द्रव्यमान कांस्टेंट हो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? घनत्व के रूप में दे दिया तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब जो आगे हम पढ़ेंगे, कल की वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, और गुरुत्वीय विभव को कैसे समाप्त करेंगे। दो टॉपिक को कल की वीडियो में समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।